नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी धर्मनिरपेक्ष सोच की वजह से जाने जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी है जिस पर अब पर्दा बेपर्दा की बहस जारी है। भारत के सियासी गलियारों से लेकर सामाजिक गलियारों तक इस पर एक व्यापक बहस देखने को मिल रही है। और अब इस कड़ी में जाने माने मशहूर गीतकार जो हैं जावेद अख्तर, उनका नाम जुड़ चुका है। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया है, लेकिन साथ ही साथ मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को, माफी मांगनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार की माफी तो नहीं आ सकी है, बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन में, बचाव में पूरी की पूरी फौज सामने आ गई है और किसी न किसी तरीके से बुर्का, हिजाब, इन सब पर अपनी टीका टिप्पणी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, मुस्लिम महिलाओं को विकास से जोड़ना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ये जो बुर्का है, ये जो हिजाब है, इससे उनको निकालना होगा, उनको कहीं ना कहीं बचाना होगा। इस तरह के भी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ फैक्ट्स हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और कुछ सवाल भी, और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप इस पूरे गंभीर विषय पर क्या राय रखते हैं। इन सवालों के जरिए आप जरा इसको गौर करें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने अब तक माफी नहीं मांगी है। कोई उनसे नहीं कह रहा है कि वो एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। बेशक आप ये उसके बचाव में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश बीमार है। अगर बीमार है तो क्या बिहार जैसे राज्य के लिए एक बीमार मुख्यमंत्री का होना ठीक है? ये एक सवाल इससे जुड़ जाता है। नीतीश के बचाव में एनडीए के लीडर, समर्थक पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। लगातार टीका टिप्पणी और बहस का दौर चल रहा है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आत्मसम्मान से ये लोग क्या समझौता कर रहे हैं? इस सवाल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत में बुर्का और हिजाब पहनने पर बहस जो छिड़ी है, ये असल में पहले भी हमने कई बार कई अवसरों पर देखा है कि ये बहस सामने आ ही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत में कितना सुरक्षित है मुस्लिम महिलाओं का अधिकार। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं, नीतीश से माफी की मांग करते हैं। महिलाओं का विकास रोड मैप पर बटा क्या भारतीय समाज? ये साफ साफ दिखता है। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, लखनऊ से जुड़ रही हैं ताहिरा हसन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अतुल सिंघल हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सोहेल काजमी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। और भावना दत्ता जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लीगल इश्यूज एक्सपर्ट भी हैं, चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत ताहिरा मैम आपसे करना चाहूँगी। ताहिरा मैम, इस बहस के केंद्र में आप क्या देख रही हैं? क्या जिस दिन नीतीश कुमार ने इस महिला का बुर्का हटाने की कोशिश की, उसी दिन इस पर माफ़ी मांगकर इस पूरे घटनाक्रम पर जो है इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से बचाव किया जा रहा है मुख्यमंत्री का या फिर उनकी हरकत का? अभी भी जीतन राम मांझी कहते हैं कि उन्होंने पिता की हैसियत से या फिर उस नीयत से जो है वो खींचने की कोशिश की होगी। अगर ये कोशिशें नहीं हुई होती, उनके बचाव की कोशिशें नहीं हुई होती, पर्दा बेपर्दा की बहस नहीं होती, तो सीधी सीधी बात है कि गलती हुई है, आपने गलती किया है, आपने एक महिला के सम्मान के साथ जो है छेड़छाड़ की है, आप माफी मांगिए। जी नहीं, देखिए, यहाँ पे मेरा मानना है कि इसको एक अलग उससे देखा जाना चाहिए। इसको इससे भी नहीं देखा जाना चाहिए कि ये मुस्लिम समाज का इशू है, कि वो महिला जो है वो मुस्लिम समाज से आती है, मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, इसलिए इतना वो हो रहा है। मेरा कहना है, मैं विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मेरा मानना है कि महिला का इशू है। चाहे वो घूंघट में हो, राजस्थान की महिला हो या मुस्लिम महिला हो जो हिजाब में हो, ये हमारा संविधान, जो मैं बार बार कहती हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बहुत सी चीजें जो रखी है वो बहुत सोच समझ के निहित की हैं। हमारे राइट्स, मैं जब हमारे कहती हूँ तो विमेन्स राइट्स की बात होती है, उनको राइट्स को उसमें रखा गया है। तो ये किसी को इजाजत नहीं देता है, ना पिता तुल्य ना बेटा तुल्य, कि किसी महिला का ड्रेस छुए, उसका कोई पीस ऑफ क्लोथ, चाहे वो हिजाब लीजिए या कुछ लीजिए, उसको खींचे विदाउट हर कंसेंट। और यहाँ मैं मानती हूँ कि लीगली आप कह सकते थे कि आप जो है अपना चेहरा मुझे दिखा दीजिए,
क्योंकि जो मैं आपको देने जा रहा हूँ अपॉइंटमेंट लेटर, आई वांट टू सी कि आप वही सेम वुमन है कि नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू सी योर फेस। जी तो वो महिला खुद दिखा देती भाई। पासपोर्ट पे भी जाते हैं जब बनवाने, तब भी दिखाते हैं, उसके बाद जब हज के लिए जाती हैं तब भी महिलाएं दिखाती हैं। ऐसा नहीं है, तो वो उस फेस को दिखा देती और वो जी आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते। इस समय जब इतनी मुश्किल से लोगों को रोजी रोटी मिल रही है, उस वक्त वो महिला है ना, वो कह रही है कि मैं नहीं करूंगी ये नौकरी, जी जी जॉब नहीं करूंगी। ये बड़ी शर्मनाक बात है। उससे ज्यादा शर्मनाक बात है कि संजय निषाद जिस तरह का बयान देते हैं, तो ये सशक्तिकरण कहाँ हो रहा है महिला का? जी महिला महिला बचाओ, बच्ची बचाओ पढ़ाओ, कहाँ हो पा रहा है? तो इसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो ये किया, मेरे लिए दुखद है, क्योंकि मैं उनको एज अ सोशल जस्टिस का योद्धा के रूप में देखती थी। और उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लाई। है और बहुत टॉल लीडर्स के साथ वो रहे हैं जी नीतीश कुमार। तो उनका ये इस तरह का जो उनका ये किया है उन्होंने एक्ट, ये बहुत शर्मनाक है। और जी उनको जी माफी तो फौरन मांग लेनी चाहिए। और ये कहना पिता तुल्य है, वो तुल्य है, इस सब की क्या जरूरत है? बिल्कुल संविधान की बात कीजिए। आप बार बार कहते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक रूल नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। मैं खुद कहती हूँ इस्लामिक रूल नहीं चलेगा, न कोई और रूल चलेगा, यहाँ संविधान चलेगा। जी तो संवैधानिक अधिकार तो देंगे महिला को। और बिल्कुल आप सच इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं, आप संविधान की जी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, एंड यू आर डूइंग लाइक दैट। क्या आप उस महिला का बुर्का खींचे? देखिए वो किस तरह से खींच रहे हैं। एक साहब, वो कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन, वो खड़े आ सकते हैं? वहाँ मंगल ये पांडे हैं, तरीका, वहाँ पे उसके बाद डिप्टी आप कह सीएम रहे जो हैं है कि नहीं भाई, ये जी कुछ नहीं, पिता की तरह उन्होंने खींच लिया है। पिता भी नहीं खींचता है, पिता को भी राइट नहीं है जी जी कि हालांकि अपनी बेटी को खींच जेडीयू ले कहीं ना बड़े कहीं इस पूरे मजमे में। एपिसोड जी जी भावना जी, आप इस पर क्या राय जी रखती हैं? महिला को ही मैं पहले अवसर देना चाहूंगी कि जी एक महिला, भारत में कोई भी किसी भी धर्म की महिला हो, उसको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार तो भारत के संविधान ने दिया है, और ये आर्टिकल 21 में है। तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का उन्होंने उल्लंघन किया है मुख्यमंत्री ने, और इसके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना था कि सबसे पहले नीतीश जी को माफी मांग के इस बात को खत्म कर देना चाहिए था, विद जस्टिफिकेशन व्हाई ही डिड इट। चाहे हम बाद में उनको बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उसको बेटी समझा। मैम की बात ठीक है, आई एग्री विद तायरा मैम के हिंदू होती मुस्लिम होती, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रिलीजन। हम जी इस वक्त रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं। तो उनको ये बात पहले तो करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर कर ली है तो टाइमली माफी मांग के, बिकॉज हमारे भारत में हर चीज, अब तो मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि आपको हर जगह एक्सेस की सबको पता चल जाता है। अब जी वो तो रहा नहीं कि किसी एक प्रदेश में कुछ होता है तो बाकी देशों में पता नहीं चलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इट इन्फ्लुएंसेस द होल सोसाइटी। एक एक के साथ गलत होता है, इट मींस अगेंस्ट ऑल द विमेन। सो आई एम वेरी इम्पार्शियल अबाउट दिस कि जहां गलत है गलत गलत और सही सही का डेफिनेशन डिफाइन होना चाहिए। एंड इसमें जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने सही किया, मेरे हिसाब से वो गलत ही रहेगा। बिल्कुल और बिल्कुल अगर जरूरत हुई तो आई थिंक उनके जो एडवाइजर्स हैं दे शुड आल्सो, नहीं, पर कमाल की बात है भावना मैम, कमाल की बात है कि सियासतदान जो सियासत करते हैं भारत के संविधान से परिचित नहीं है क्या? कि ये जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, इसका हमारे नेताओं को कोई जो है ध्यान ही नहीं है, कोई जो है इसमें विवेक में है ही नहीं कि आप किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकते, किसी के भी, किसी पुरुष के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते, irrespective of the religion. That's what I mentioned. जी रिलीजन और को नहीं इस वक्त हाईलाइट करना चाहिए। इट इज मोर ऑफ द जेंडर इशू नाउ। हाँ, पर इस बहस को तो रिलीजन स्पेसिफिक बना दिया गया है। दिस इज रॉन्ग। आई एग्री, दिस शुड नॉट बी बेसिकली ऑन द रिलीजन। बिल्कुल इट शुड बी अ जेंडर। दिस अटैक इज ऑन द जेंडर, नॉट ऑन पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे मैम ने कहा, वो हिंदू लेडी को भी अगर इस तरह से पब्लिकली टच करते विदाउट हर कंसेंट, वो गलत ही था। गलत को गलत और सही को सही कहना इज द राइट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ।
पर अफसोस होता है भावना मैम कि कई अवसरों पर नीतीश कुमार ने कई हिंदू महिलाओं के साथ भी जबरन सर पे हाथ रख देना, जबरन गले में माला डाल देना, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बहस देखने को नहीं मिली थी जैसा कि अब देखने को मिल रही है उनके बचाव में। तो बहुत ही अफसोस होता है। एक ब्रेक लेती हूँ। हमारे साथ अतुल सिंघल भी जुड़े हुए हैं और सुहेल काजमी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश को माफी मांग लेनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। अतुल सिंघल जी के पास चलते हैं। अतुल सर, आप इसे कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जावेद अख्तर कहते हैं, उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि बहुत ही अफसोसनाक है कि नीतीश जो खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता कहते थे वो ऐसा करते हैं, असल में वो असली रंग दिखा रहे हैं। अतुल सर देखिए, जैसे नेहा बात की, अभी दो संभ्रांत महिलाएं हमारे साथ हैं और इसको राजनीतिक तूल अगर ना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये एक महिला की सम्मान से जुड़ा मसला जरूर हो सकता है जी। इसमें मैं थोड़ा सा, मेरी ओपिनियन अलग है कि देखिए, नीतीश कुमार, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो बीमार है, मैं ये भी नहीं कहूंगा पिता तुल्य वाला विषय है, लेकिन ये समझना है कि उनकी भावना किस प्रकार की थी। कोई गलती अनजाने में हो सकती है, तो माफी मांगना और खेद प्रकट करना थोड़ा अलग अलग विषय है। निश्चित तौर पर उनको खेद अवश्य प्रकट कर लेना चाहिए, इतना कहकर कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी और इस घटना को क्यों तूल दिया जा रहा है। इसको कि मुस्लिम महिला का बुर्का उतार दिया, मीडिया के अंदर भी लगातार उसको बार बार चलाया जा रहा है। देखिए, कोई भी गलती एक बार होती है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के लोग, हम लोग उसको चलाते हैं बार बार, तो वो उसको आप दोहराते हैं उस गलती को और उसको ज्यादा पब्लिसाइज करते हैं। तो इस मामले को निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को इतना कह के खेद प्रकट करके कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी, ऐसा नहीं मुझको करना चाहिए था और मैं खेद व्यक्त करता हूँ, खत्म कर देना चाहिए था, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, केवल उस बात को लेकर, लेकिन हम उसको बार बार अगर ये कहें कि एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींच दिया नीतीश कुमार ने और उसको कुछ राजनीतिक एजेंडा देने की या धार्मिक उसको तूल देने की कोशिश करें, तो वो बात मुझे नहीं लगती कि सही है। क्योंकि ये बात भी तय है कि नीतीश मतलब जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो वो एक पिता तुल्य तो वास्तव में होता है, या मुखिया होता है सरकार का, सब लोगों के लिए वो एक आदरणीय होता है। और उन्होंने कोई गलती की है तो पिता ने भी अगर कोई गलती की है तो उसको अपनी गलती मान लेने में किसी प्रकार का कोई हर्ज नहीं है। तो इस मामले को विराम दिया जा सकता है और दे दिया जाना चाहिए नेहा, ऐसा मेरा मानना है। अतुल सर, ऐसे में क्या आप बड़ा दोषी उस वर्ग को मानते हैं जो इसे सीधा सीधा मुस्लिम महिला बुर्का और हिजाब और उसके इस्लाम धर्म से जोड़ रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम महिलाएं पिछड़े समाज का दंश झेल रही हैं, मुस्लिम समाज जो पिछड़ा है, पिछड़ी सोच का है, उसका दंश झेल रही हैं, इसलिए उनको जबरन बुर्का और हिजाब पहनना पड़ता है? क्या आप उसको बड़ा दोषी मानते हैं, ऐसे वर्ग को दोषी मानते हैं जो इसे धर्म से जोड़ रहा है? इसमें देखिए, कोई दो राय नहीं है कि जैसे हमारे साथ बैठी हैं, लेकिन कोई बुर्का नहीं पहनते हैं, जहाँ दबाव दिया जाता है, जो अज्ञानता है, जो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की कमी है, वहां पर उनको इस प्रकार से किया जाता है। इसका दूसरा पहलू आप इस पर चर्चा कीजिएगा, जो महिला है जिसका उन्होंने बुर्का हटाया, अगर वो मीडिया में इतनी हाईलाइट नहीं होती तो शायद वो ये नहीं बोलती कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। उसको जबरदस्ती इतना हाईलाइट करके हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि उसको शायद बेचारी को नौकरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो इतना समझदार होती, कुछ शायद तभी बोल देती कि मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं। अगर अधिकारों की बात की जाए, तो महिला अधिकारों की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जो गलती की है वो तो की है, लेकिन उससे ज्यादा गलती वो लोग करते हैं हमारे समाज के, हम लोग करते हैं कि उसको बार बार दिखाएंगे, उस चीज को पब्लिसाइज करेंगे, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, और जिससे कि जैसे इन्होंने अभी बता रहा था कि एक नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन हम बार बार उसको इतना दिखा कर ये कर देंगे कि वो चाहकर भी बेचारी नौकरी नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। महिलाओं को, प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, समाज प्रोग्रेसिव है, आगे आना चाहिए सबको खुली सोच में, और महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने लिए भी, वो पहने या ना पहने इस बात को लेकर भी। तो तमाम चीजों पे हमें, तो जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो हम इन सब चीजों पर भी चर्चा हमें करनी पड़ेगी और इन चीजों को भी सोचना पड़ेगा। नेहा, अतुल सर, क्या आप इसे, ये जो पर्दा प्रथा है, चाहे वो बुर्का हिजाब के रूप में हो चाहे घूंघट के रूप में हो, क्या आप इसका विरोध करते हैं? देखिए, विरोध तो क्या है कि हमारे परिवार में भी पर्दा प्रथा थी। आज से 40-50 साल पहले मैं देखता था, हमारी माता जी या हमारी जो चाची ताई हैं, हमारे दादाजी के सामने पर्दा करके आती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, एक बार मेरी चाची हमारी आंखों के सामने वो उलझ के गिर गई, क्योंकि उन्होंने पर्दा किया हुआ था, घूंघट निकाल रखा था बहुत बड़ा। तो हमारे दादाजी ने, चाचा जी ने, सबने कहा भाई ऐसा मत करो कि खुद को चोट लग जाए,
आपको खुद को उसका नुकसान उठाना पड़े। आप एक सम्मान, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, स्त्री का अपना सम्मान भी होना चाहिए, वो ठीक है। और धीरे धीरे आपने ये देखा होगा कि राजस्थान के कुछ इलाकों की अगर हम बात छोड़ दें, कुछ गांवों की बात छोड़ दें, तो आमतौर पर पर्दा प्रथा जो है अपने समाज से खत्म हो चुकी है, हिंदू समाज से। और मुस्लिम समाज में भी, इस्लामिक कंट्रीज बड़े बड़े आपने देखे होंगे जहां पर कोई बुर्का प्रथा नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बुर्का को बंद कर चुके हैं, बैन कर चुके हैं। तो क्यों हम लोग उस बात को सोच के एक जो तरक्की करने वाले देश हैं, तरक्कीशील देश हैं, विकासशील देश हैं, उस तरीके से क्यों इन चीजों को नहीं अपनाते? तो मुझे तो लगता है कि अपनाना भी चाहिए इन सब चीजों को। ऐसे में तो अतुल सर बुर्का और हिजाब बैन करे, घूंघट भी बैन कर दे, कंप्लीटली बैन। बैन करने की बात नहीं, मैंने बैन करने की बात नहीं कही है कि हमें बैन कर देना चाहिए। ये तो देखिए खुद के सोच से ये चीजें होती हैं कि हम खुद सोचेंगे, खुद करेंगे। किसी हर चीज को कानून बनाकर, कानून के आधार पर हर चीज को आप लागू नहीं करवा सकते, और जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। ये तो अपनी सोच में अगर बदलाव लाएं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अपने समाज के लोग हैं, वो इन चीजों को उठाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर केवल बैन कर दिया जाए कि लेकिन यही अफसोस है कि जो पढ़ा लिखा समाज है वो सीधे सीधे इसको ऐसे देख रहा है। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर तो शॉर्ट्स भी बैन होने चाहिए। जब हम ये कहते हैं नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम पहरावे की ये बात भी करते हैं कि पहरावा अपनी तरीके से करने की आजादी है, लेकिन जिस चीज से समझ को, किसी भी देश को, व्यक्ति को, तो ऐसी चीज हम क्यों अपने? मतलब मैं कभी इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि आप बैन कर दीजिए, मैंने देशों ने बैन कर दिया जी। और जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे भी बुर्का प्रथा जरूरी नहीं कि सब जगह चलती है। तो अपने को, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, दकियानूसी जो ना सोचे उससे थोड़ा होना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। सोहेल जी, आपने हमारे जो 3 पैनलिस्ट हैं उनकी बातें सुनी हैं, और भारत की सियासी गलियारों में जो बहस चल रही है, टीवी चैनलों पर जो बहस चल रहा है हिजाब और बुर्का को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सियासी गलियारों में नहीं है, सियासत में नहीं है, इसीलिए इस मुस्लिम महिला का अपमान करने में या फिर मुस्लिम महिलाओं को कथित रूप से सशक्त बनाने की कोशिश करने वाले या फिर दावा करने वाले इसे आराम से इस बहस को अंजाम दे रहे हैं कि बुर्का और हिजाब क्यों ही पहनना, ये गलत है, तो सीएम ने कर भी दिया तो गलत क्या है? सोहेल, आप कैसे देखते हैं? देखिए नेहा मैम, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, हम सब विकसित हो जाएंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं 2014 से लेके आज तक, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे हुई हैं, इसको तो आप मानेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में आज जो मुसीबत, एक बीमारी, एक नासूर जो बढ़ रहा है, वो हिंदू मुस्लिम के वोट बैंक पे तो चल रहा है, और वो चलता रहेगा। और बिहार के चीफ मिनिस्टर, जो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक मुल्क के, एक रियासत के रोल मॉडल्स होते हैं। जिस तरह भी वो जीत के आ जाए, वो रोल मॉडल्स होते हैं, और वो लीड करते हैं उस स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, पॉलिटिकली भी, और बाकी तरह से भी। अब एक नीतीश कुमार, अच्छा फिर रिटायर होता है इंसान, उसकी भी एक एज लिमिट है ना, दिमाग तो किसी का भी उड़ सकता है, पागल हो सकता है, क्या बयानबाजी दे सकता है। बदकिस्मती ये है कुछ सियासतदानों की कि वो नेगेटिव चीजों से पॉपुलर होते रहते हैं। अब नीतीश कुमार जी का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में पलटू राम जी रखा हुआ है, हमने तो रखा नहीं। क्यों पलटू राम जी है? 10th टाइम वो चीफ मिनिस्टर बने हैं वहां के, चाहे 12 महीने रहे, 16 महीने रहे। अब ये पहला इंसिडेंट नहीं है उनका। अगर आप देखें, वो स्टेज पे खड़े होते हैं और एक जेई के पांव पकड़ना शुरू हो जाते हैं। एक चीफ मिनिस्टर जो है एक जूनियर इंजीनियर के पांव छू रहा है। एक बार देखिए असेंबली में उनका भाषण सुनिए, तो मैं समझता हूं अगर कोई डेवलप कंट्री हो और उस ऐसे डेवलप कंट्रीज में इस तरह की स्टेटमेंट्स चीफ मिनिस्टर दे रहा है, और किस तरह से दे रहा है, मैं उसको उस पर चर्चा नहीं करूंगा, ना मैं वो वर्ड्स यूज कर सकता हूं जो वो असेंबली में अपने लेजिस्लेटर्स को बोल रहे थे। और फिर वो उनका जो तात्पर्य है वो दूसरे दिन चेंज हो जाता है जी। और अब बात इस बच्ची की नहीं है, बात इस बच्ची की है कि आप मुझे बताएं उसका जो विजुअल है वो देखिए आप, वो शक्ल दिखाने को नहीं बोल रहे हैं, वो उसका हिजाब जो है उसके विजुअल पे देखिए आप, उसको खींच रहे हैं, उतार रहे हैं ऐसे। वो एक अनसिविलाइज्ड, एक पागल इंसान कोई होगा वो इस तरह की हरकतें करता है। एक चीफ मिनिस्टर जो 10th टाइम बन रहा है वो ऐसी हरकतें करेगा, तो मुझे लगता है बिहार का आने वाला जो मुस्तकबिल है वो तबाही कुन है। अगर मैं समझता हूँ लालू जी ने भी नहीं ऐसी की होगी, हरकतें की होगी, या माजी ने भी नहीं की होगी जो थोड़ी देर चीफ मिनिस्टर आया वहां, जो इतना हाईली कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें बहस करनी है, क्यों नहीं बहस करेंगे।
आप बोल रहे हैं जी सबका साथ सबका विकास, आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं और साथ में जलील कर रहे हैं आप, और ये दिखा रहे हैं। और उनके समर्थन में कौन आ रहा है? आप देखिए बीजेपी के वो लीडर जिनकी रोटियां जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने पे चलती हैं, या वो अपील करते हैं अपने हुक्मरानों को कि देखिए जी हमने तो समर्थन किया, किस जगह हाथ और लगा दिया होता नीतीश कुमार ने जी। एक तरफ आप बोल रहे पिता की तरह वो ट्रीट करें, दूसरी तरफ बोल रहे जी वो हिजाब को ही हाथ लगाया, कहीं और लगा देते तो फिर क्या होता। ये अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के लिए और उन रियासतों के लिए और ऐसे लीडरों के लिए, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जिनकी रहनुमाई ये करते हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ऐसी डिबेट आपने रखी और इससे इनलाइटनमेंट लोगों के दिमाग में आए कि अच्छे लोगों को चुनिए, एक अच्छे भारत का मुस्तकबिल जो है अच्छे लोगों के हाथ दीजिए, तभी भारत जो है सबका साथ सबका विकास लेके आगे चलेगा। अदरवाइज वही मुझे लगता है 100 साल लगेंगे हमें दिमाग को डेवलप करते और मुल्क को डेवलप करते। बिल्कुल, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो एक सवाल, क्या मुस्लिम समाज में जो पिछड़ी सोच के लोग हैं वो महिलाओं को फोर्स करते हैं कि आपको बुर्का और हिजाब पहनना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अधिकतर मुस्लिम महिलाओं को इस दबाव में जो है पर्दा प्रथा जो है इसको अपनाना पड़ता है? देखिए नेहा मैम, हर घर का एक अपना एसेंस है और हर घर का एसेंस, चाहे वो हिंदू फैमिली है मुस्लिम फैमिली है, ये उस घर का एसेंस। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि शायद जहालत है, ईरान में तो जहालत नहीं है, सऊदी अरब में तो जहालत नहीं है, अरब ममालिक में तो जहालत नहीं है। जहां जिस तरह की प्रथा है वो उस तरह की प्रथा पे कोई भी फैमिली या उसके बच्चे या बच्चियां चलते हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए। यही तो एक जमहूरियत है, यही तो एक निजाम है जिसपे हमें चलना चाहिए। और अगर उस पर कोई फोर्स करता है कि नहीं जी ये बुर्का पहनने से ये हो जाता है, इनको कोई फोर्स नहीं करता है। दीज आर ऑल ट्रेडिशनल थिंग्स which come into a family, legacy. And 3 बेटियां हैं, शायद एक हिजाब ना करती हो लेकिन 2 बेटियां हिजाब करती हैं। तो आप फोर्सफुली सिर्फ टारगेट के बुनियाद पे बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं उनसे हमें गुरेज करना चाहिए। पर फिर भी इस तरह के शब्दों का जो है हमने देखा है कि एक्सप्रेस किया जाता है कि जो बुर्का पहनते हैं या फिर जो हिजाब पहनते हैं या फिर जो घूंघट करती हैं, जो पर्दा प्रथा को अपनाती हैं, या फिर जो वो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहनावा नहीं करती हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज एक अच्छे नज़रिए से देखता है। कुछ इस तरह की सोच को भी कहीं ना कहीं अभी भी सींचा जा रहा है। आप इससे सहमत है? जी बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे। आप देखिए, आप अपने सर्वेस कीजिए, डाइवोर्स रेट हिंदुस्तान में हर स्टेट में और पूरे मुल्क में किस तरह बढ़ रहा है, क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज को इरोड कर रहे हैं। हमारे संस्कार जो है हम उनसे दूर जा रहे हैं। हम हाथ में मोबाइल लेके बच्चों से बात नहीं करते, सिर्फ मोबाइल से बातें करते। तो अभी हम उतने डेवलप नहीं हुए हैं दिमागी तौर पे। तो ये सब चीजें हमें जोड़ती थी अपने कल्चर के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। तो इन चीजों पे आप देखिए इसके नुकसान क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी हमारे साथ मुझे लगता है कि इजाजत आ रहे हैं, उनको कहीं निकलना है। नहीं, तो नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई था, मैं किसी को प्रणाम कर रहा हूं। ओके आई एम सो सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई। एक ब्रेक लेती हूँ मैं इसी के साथ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। हमारे साथ आज बहुत ही उम्दा पैनल जुड़ा हुआ है और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय समाज पर्दा प्रथा, जहां पर हिंदू धर्म में भी दिखता है, मुस्लिम धर्म में भी दिखता है, लेकिन टारगेट किसे बनाया जा रहा है, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की कोशिश की और उसके बाद उनके बचाव में जिस तरीके के तर्क पेश किए जा रहे हैं, वो तर्क नहीं कुतर्क जरूर कहे जाएंगे। क्योंकि जब आप पर्दा की बात करते हैं, जब आप महिला के सम्मान की बात करते हैं, तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इसकी बात करनी होगी। और महिलाएं जो हैं, जब आप सियासत की बात करते हैं तो उनका कितना प्रतिनिधित्व है, क्या वो महिला खुद के लिए ये बातें कर रही है, इसको भी समझने जाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और सीधे चलेंगे ताहिरा मैम के पास। ताहिरा मैम, ये वो भारत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विकास की कहानी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के विकास के रोड मैप की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि चाहे वो हिंदू धर्म की महिला हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की महिला हो, जब विकास और महिलाओं के आगे बढ़ने की बात होती तो पर्दा कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है, और ये एक व्यक्तिगत जो है फैसला भी होता है। लेकिन हम तो ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ पर अभी भी ईव टीजिंग, यानी आप चल रहे हैं रास्ते में, कोई मनचला दुपट्टा खींच दे, आप बहुत सारे, अधिकतर जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर जो कस्बे हैं, छोटे शहर हैं या फिर बड़े शहर हैं, अभी भी महिलाओं के साथ उनके पहनावे को लेकर उनके खिलाफ जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, ये सरेआम है। ये किसी से ढका छिपा नहीं है।
और फिर एक महिला इन सब चैलेंज से निकलकर स्कूल जाकर उच्च शिक्षा हासिल करके एक अच्छी खासी नौकरी पा जाती है, और जब वो पत्र लेने जाती है, ऑर्डर लेने जाती है, तो मुख्यमंत्री अगर हिजाब खींच दे तो फिर तो यही बहस छिड़ जाती है कि ये कैसा भारत है और इस भारत को हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान इतना छोटा क्यों दिखता है कि कोई भी कुछ कर ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ताहिरा मैम। जी बिल्कुल, देखिए पैट्रियार्की जो है वो डीप रूटेड है हमारे देश में, हमारे समाज में भी। तो आप देखते हैं जब किसी महिला के साथ, हम लोग भी देखते हैं जब किसी महिला के साथ बलात्कार तक होता है, तब भी उसके ड्रेस कोड को, वो क्या पहने थी, उसका लाइफ स्टाइल क्या था, इस पे बात होती है। क्योंकि पैट्रियार्की जो है वो अपनी गाइडलाइन बनाती है और औरत की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करती है पूरी तरीके से जी। लेकिन मेरा कहना, मैं फिर वही बात कहूंगी कि सबसे बड़े लोकतंत्र में शर्मनाक बात होगी। इस लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशन मस्ट स्टैंड विद द वुमन विक्टिम एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट स्टैंड विद द विक्टिम। उनको खड़े होना चाहिए हमारी महिला के साथ जी। और निर्भया के बाद तो हमारे पास इतना मजबूत कानून है, तो जाहिर है इस तरह से महिला की अस्मिता पे राइट टू लाइफ की बात आपने की थी। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं सांस लेना है, राइट टू लाइफ का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार जी। सबको दिया है हमारे संविधान ने। जी। तो जाहिर है वो संविधान सबसे ऊपर है, तो उस संविधान को फॉलो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, जो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी करना चाहिए। तो वो कह सकते थे जब वो दे रहे थे सर्टिफिकेट, तो आसानी से कह सकते थे कि आप इसको नीचे करिए अपना हिजाब, मैं इसको आपकी फोटो को और इससे आपसे मिलाना चाहता हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये ना कह के जो ये तरीका अपनाया है बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल है जो उमर अब्दुल्ला ने उठाया है कि अगर सियासत में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व हम सुनिश्चित कर पाते, एक सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाते, तो आज सियासत की इतनी बुरी दशा देखने को नहीं मिलती कि एक मुख्यमंत्री हरकत करता है और उसके बचाव में पूरे का पूरा एनडीए के लीडर्स और एनडीए समर्थक जो है जुट जाते हैं। और जिस तरीके से महिलाएं भी कहीं ना कहीं नीतीश के जो हरकत है उसकी आलोचना और निंदा करने की बजाय बुर्का और हिजाब को जो है कंडेम कर रही, उसकी निंदा कर रही, उसकी भर्त्सना करने में लगी हुई हैं। मुस्लिम समाज की आप कुछ यहाँ पर उसकी भूमिका पर टिप्पणी करना चाहेंगी कि क्यों मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सियासत में नदारद दिखता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए मुस्लिम महिलाएं, दलित महिलाओं, इन सब का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, इनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, तभी ये अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगी। मैं कहती हूँ महिलाओं को आना चाहिए। महिलाओं को मैं खांचे में बांटना नहीं चाहती हूँ कि हिंदू से बांटू। महिलाएं जब आएंगी, देखिए पंचायती राज में जब 50% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, तो महिलाओं ने आकर, पहले तो था प्रधानपति, लेकिन अब महिलाएं खुद डिसीजन लेने लगी ना। बहुत से उनके इश्यूज जो थे, जो महिलाएं थी, पानी का इशू था और बहुत सा इशू था, उनको उन्होंने सॉल्व किया है। तो मुझे लगता है महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी तो बेहतरी होगी। महिला जनरल की बात मैं कह रही हूँ। और ये जो लोग कह रहे हैं 500 किलोमीटर पर भारत में आप बढ़िए, पूरा कल्चर बदल जाता है जी। कहीं पे महिलाएं सर पे साड़ी के अच्छे, मतलब हर पढ़ी लिखी महिला भी सर पे आंचल रखती है, कहीं पे कोई हिजाब करता है, कोई कहीं पे घूंघट करता है, अलग अलग प्रथा। यही तो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कहते हैं ना कि हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र का यही तो एक जिस्ट है कि वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं। डाइवर्सिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? पर यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है ताहिरा मैम कि एक डिग्निटी कहीं वो पर्दा ना बन जाए, यानी कि एक सम्मान जो आप घूंघट के रूप में रखते हैं या फिर हिजाब के रूप में रखते हैं, कहीं आपके आगे बढ़ने में पर्दादारी का जो रोड़ा है वो ना बन जाए। इस एक महीन रेखा को शायद समाज समझ सका है जी। नहीं, देखिए ये तो किसी फैमिली, जैसे मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, उनके 2 बच्चियां हैं, माँ करती है हिजाब, एक बच्ची करती है, एक नहीं करती है जी। तो ये तो डिसाइड करते हैं ना बच्चे भी, कई बार डिसाइड, अगर माँ बाप फोर्स कर रही है तो दोनों बच्चियां करेंगी ना हिजाब, एक कर रही है एक नहीं कर रही है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है जी, मैं वहीं की वो हूँ स्टूडेंट, तो अलीग हूँ। तो मैं, आप अलीगढ़ जाइए, देखिए एक बार यहाँ सर्वे कीजिए, आपको बड़ी टॉप गायनेकोलॉजिस्ट
और टॉप पे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मिलेंगी लड़कियां, वो हिजाब में मिलेंगी आपको। डॉक्टर स्टेथोस्कोप टांगे हुए हिजाब में टहल रही जी, होंगी जी। में, पेशेंट देख रही होंगी। ये मुझे नहीं लगता है कि हिजाब कहीं हिंड्रेंस हो रहा है। ये बात अलग है कि मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं कर रही हूँ। ये इट्स माय प्रेरोगेटिव टू डिसाइड व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। हो सकता है मेरे सामने वाला जो है मोर कंफर्टेबल इन हिजाब, उसको लग रहा है ऐसे कि में नहीं मैं जावेद बहुत अख्तर की टिप्पणी पर आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगी? जावेद अख्तर ने कहा कि आर यू अशेम्ड ऑफ योर फेस? आपको जो भगवान ने दिया है, खुदा ने जैसा बनाया है, कि आपको शर्म है उसको दिखाने में? जी नहीं नहीं, ये तो एक वो है, कल्चर का हिस्सा है। मैं हिजाब के फेवर में नहीं हूं नेहा। मुझे नहीं लगता कि हिजाब जरूर करना चाहिए औरतों को। मुझे लगता है कि नहीं, ये हमारे अल्लाह के बीच का है, मिडिल मैन की जरूरत नहीं। वो जवाबदेही हमारे और ऊपर बिल्कुल अल्लाह के बिल्कुल। बीच में। एक ब्रेक लूंगी और भावना। अगर जी अगर जी मैं ये नहीं समझती हूँ कि वो औरतें जो चेहरा कहाँ छुपा रही हैं। अब तो लड़कियां जितनी भी हैं वो स्कार्फ पहनती, स्मार्ट सा एक कोट पहनती हैं, दे बिल्कुल। लुक मोर स्मार्टर आई थिंक। और उसमें चलती, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ, डॉक्टर्स और जितनी भी सब है वो इस तरह से चलती है। तो फेस तो नहीं छुपाती हैं वो, बिल्कुल लेकिन फेस जो छुपा रही वो ना छुपाए, चाहे तो बिल्कुल हेड बिल्कुल। कवर कर लें अपना, पर फिर और ये चाहे तो ना करें। पर्सनल मैं चॉइस आ कहती हूँ जाती है। यंग जी जैसा चाहे अपनी लाइफ को लीड करना, वो उस तरह से लीड करे, वो डिसाइड करे। क्योंकि जी हम औरतों को ये क्यों समझते हैं कि वो ब्रेनलेस है, हम बताएं क्या करो क्या ना करो। लेट देम डू व्हाटएवर दे लाइक, जी। लेट देम पर लीड देयर अफसोस तो ओन ये लाइफ। होता है ना कि सियासत में मौजूद कुछ औरतें भी बुर्का और हिजाब इसकी भर्त्सना करती हैं और वो कहती हैं कि ये उनके विकास में रोड़ा है। बेशक वो औरत जो है वो अपनी डिग्निटी के लिए उसकी खुद की जो चॉइस है उसके मुताबिक वो अपना पहनावा जो है वो कर रही है। एक ब्रेक लूंगी, भावना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज कहना चाहती हैं हम, जी जी ये देखिए पंजाब से भी एक आती हैं विधायक, वो भी सर कवर करती हैं, आपने देखा होगा। हरसिमरत सपा कौर। की भी जी एक नेता जी है, जी सपा की भी एक नेता है, वो भी कवर करती है। जी। तो क्या इकरा वहां हसन। बोलती जी है, जी गरजती है? ये दोनों औरतें गरजती हैं, जवाब हेड ऑन लेती हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। तो, और तो देखिए ये भी पेट्रार्की की वाहक है। जब लड़का पैदा होता है तो सबसे ज्यादा औरतें कहती हैं कि चले लड्डू है टेढ़ा मेढ़ा ही हाँ, पर सही, वही जब बात है आदमी ना कि हम भारत के विकास की बात करते हैं और इन सब की बातों को जो है हम हल्के में ले लेते हैं कि औरतें अगर इस तरह से बात कर रही हैं तो आदमी कोई बात औरत की नहीं है। बात नहीं है जी इसमें कोई। एक ब्रेक लूंगी मैं नहीं मैं मैम। मानती। एक छोटा सा ब्रेक। भावना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोहेल जी जुड़े हुए हैं और अतुल जी लगातार बने हुए हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और भावना जी के पास जाएंगे। भावना जी, ये बहस जिस दिशा में जा रही है, क्या जो सोच आप देख पा रही हैं ये भारत को आधुनिक बनाता है? आप मानती हैं कि हम आधुनिक भारत का हिस्सा हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। जी वो इसलिए कि पर्दा जो प्रथा थी वो बहुत पहले थी और अब इसकी मेरे हिसाब से मॉडर्न इंडिया में जरूरत नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लेडीज अपने आप, मुस्लिम लेडीज पर्टिकुलरली अपने आप ही बुर्का, बहुत से केसेस में ऐसा है कि दे हैव बीन फोर्स्ड बाय द फैमिली, बाय द सोसाइटी, कि उन्हें पहनना पड़ रहा है। जी अब जी एक बात देखिए, ये जो महिला है जिसके बुर्के का इशू हम अभी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, पावरमेंट की बात करते हैं, तो व्हाट एक्शन शी हैज टेकन, व्हाट इज हर वॉइस, वेयर हर वॉइस इज गॉन। हम सब डिबेट कर रहे हैं, बट उसके पास तो अपना राइट था, जाती पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती। पर मैम उन्होंने तो नौकरी लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया विरोध के रूप में। that is an escape. That is not a legal action she could take, which she had taken, which she could take. तो उसका वो कहाँ पर है? उसने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? तो एम्पावरमेंट शुरू होती है इंडिविजुअल लेवल से। तो उसने तो अभी तक कुछ, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है भावना जी ये डिबेट इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी का बचाव किया जा रहा है वो गलत है शायद, या फिर जिनकी नजरों समाज से है, समाज से वो बोल नहीं पाएगी, वो पुलिस स्टेशन जा नहीं सकती एफआईआर। यही गलत है, यही तो हम चाहते हैं। रेप होने के बाद भी महिला की हिम्मत नहीं है कि पुलिस स्टेशन का पहला वो जो है सीढ़ी चढ़ जाए। तो फिर काहे का जो हम ये बात दावा करते हैं कि हमने महिलाओं, अगर हम यही नहीं कर सकते हैं, अगर इतने एम्पावरमेंट की बात ही कर सकते हैं, तो ये तो सिर्फ पन्नों पे रह गई ना।
जब जी। तक खुद महिला खड़े होके अपने हक की बात नहीं करेगी, तब तक समाज क्या करेगा, कैसे हेल्प करेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान में मॉरल करनी चाहिए पुलिसिंग को लेकर पूरी ईरान की महिलाएं सड़कों पर आ गए और उन महिलाओं के साथ लाखों की संख्या में पुरुष भी सड़कों पर आ गए, इस तरह का कुछ जो भावना है ये भारत में अगर टीवी बहस देखी जाए तो बिल्कुल उल्टी नजर आती है। अतुल सर, इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं? क्या महिलाओं का विकास कर चुके हैं इसी रास्ते हम? देखिए, निश्चित तौर पर नहीं, इसके अंदर बहुत सुधार अभी करना होगा, हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। और अभी जैसे भावना जी कह रही थी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जी। अगर आप अपने राइट्स की बात करते हैं, जब आपको ये पता है कि आपको अधिकार है बुर्का पहनने का, आपको इतनी जागरूक हैं, तो आपको अपने दायित्व भी पता है और आपको ये भी पता है कि किस प्रकार से कानून का सहारा लेना है। और ये बात मैंने पहले अपने बारे में आपको बताया था ब्रेक से पहले, ये बात जी। कि महिला ने तो बेचारी दबाव में शायद वो इस बात को बोल रही है कि वो नौकरी नहीं लेगी, क्योंकि हमने उस मामले को इतना हाईलाइट कर दिया। उसको उसी वक्त अपनी बात उठानी चाहिए थी, जागरूकता दिखानी चाहिए थी। जब नौकरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, अदालत में जाए, कोर्ट में जाए, पुलिस में जाए। और मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री अपनी जगह, जब मुख्यमंत्री माफी मांग सकता है तो उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है। और एक जो आपने सवाल पूछा था, मैं ये भी उसका भी जवाब देना चाहूंगा। अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं की जब वो बात करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसको तो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वही तो मुस्लिम महिलाओं को आगे लेकर आएंगे। 33% आरक्षण दे दिया गया सरकार की तरफ से, या 50% पंचायती राज में, जैसे अभी हमारे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे। तो ये तो घर के लोगों का दायित्व है कि आप सामने आए, चुनाव लड़े। मान लीजिए मेरे घर की महिला है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं कह सकता ना कि तुम आकर चुनाव लड़ो। तो निश्चित तौर पर अगर मुस्लिम महिलाएं हैं तो उमर अब्दुल्ला जी को ये बताएं कि उनके परिवार के कितने लोगों को या कैसे मुस्लिम महिलाओं को वो टिकट दे रहे हैं, कितनों को आगे लेकर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों से सोच को थोड़ा सा विस्तृत करके हमें गहराई में जाके इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। राजनीतिक रंग देना किसी भी विषय को बड़ा आसान है, राजनीतिक चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन जब उसको हम व्यवहारिक तौर पर किसी बात को देखते हैं तो उसका पहलू दूसरा बनता है। तो ये सब चीजें हैं। और ठीक है, आप लोगों ने इस पर चर्चा रखी है। मेरा फिर यही मत है कि हम इस सोच के साथ, संकुचित सोच के साथ निश्चित तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो और मैं इस हम बात को आधी बोलने आबादी के पसंद साथ ये कैसा न्याय कर रहे हैं? मैं सोहेल काजमी सर से टिप्पणी लेना चाहूंगी। महिलाएं भारत की आधी आबादी, और यही वजह है कि हर चुनाव में लाडकी बहन योजना, लाडली बहना योजना, मतलब महिलाओं के केंद्रित में बहुत सारी योजनाएं और जो है सीधे उनके बैंक खातों में पैसे पहुंचाए जाते हैं। तो वोट लेने के लिए तो महिलाओं का इतना सम्मान, लेकिन बात असल में जब सड़क पर सम्मान या फिर समाज में सम्मान की बात आती है तो इसको ऐसे लिया जाता है कि ये तो पर्दा प्रथा है, ये तो गलत काम है। तो क्या हम आधी आबादी को इस तरह से हैंडल करके, ट्रीट करके वाकई विकसित हो जाएंगे? बिल्कुल, हम, मुझे लगता ही नहीं है कि हम विकसित होंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग विकसित होने चाहिए, हमारी सोच बुलंद होनी चाहिए, हमारी अंतरात्मा जो है, जो ये हिंदू और मुस्लिम के फसाद में फंसी रहती है, इससे हम दूर होने चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, इस पे सबको गर्व होना चाहिए। और हिंदुस्तान के जो रहनुमा हुक्मरान बनते हैं, उनको भी इस दिमाग को ठीक करना है कि जनाब ये मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, ये गुलदस्ता है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है कि इतना विशाल मुल्क, 140 करोड़ की आबादी, और 140 करोड़ वन गो में चुनता है अपना प्राइम मिनिस्टर। और उसमें ये नहीं आता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, मोदी जी है या मनमोहन सिंह है। ये खूबसूरती पूरी दुनिया जानती है। और उसका डिविडेंड मोदी जी पूरी दुनिया में जहां जहां जाते हैं उनका जो स्वागत होता है, इसीलिए होता है कि जनाब एक ऐसे मुल्क के बादशाह है जिस मुल्क में जो है इतने रिलीजन्स, इतनी कास्ट, इतनी जबानें, इतने कल्चर, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जब भारत आते हैं तो उनके कुछ जो लोग हैं वो उनको अपीज करने के लिए हिंदू मुस्लिम, दीदी सनातन धर्म, ये सब चीजें जो है एक सभ्य समाज को आगे नहीं ले जाएंगी। और मैं समझता हूं जो सपना 2047 का विकसित भारत का, मुझे नहीं लगता वो 2147 में भी कहीं पूरा होगा, क्योंकि आपको अपना माइंडसेट बदलना है। उस माइंडसेट बदला है आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहता हूं नहीं बदल रहा है, बदला है, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो सार्क कंट्रीज में सबको लीड करता है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, वहां तो तबाही है, बेड़ा गर्क है। लेकिन हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं पूरी दुनिया को कि सबसे बड़ी इकोनॉमी की मंडी है, सब इससे व्यापार करना चाहते हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें अपनी सोच को बदलना और ऐसे नेताओं को नकारना है, पागल खाने भेजना है ऐसे नेताओं को, टोटल रिजेक्ट कीजिए। जो पागल हो चुका है, देखिए अगर एक 80 ईयर ओल्ड मैन, वो जीत तो गया इलेक्शन, वो पागल है, तो मेरी कह रही, भावना जी कह रही है कि FIR, ईव टीजिंग हो तो एक बच्ची
कॉलेज के बाहर उसकी FIR नहीं लगती है। तो चीफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ी तोप है, और आज तो वो प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड है, अगर वो हटेगा तो प्राइम मिनिस्टर नीचे गिर जाएगा। तो वो उसके खिलाफ कौन पर्चा लगाएगा? मैं एक वीडियो देख रहा था उनका इलेक्शंस में, वो अपने इकलौते बेटे के साथ भी बड़ा मिसबिहेव कर रहे थे, और बड़ी बदतमीजी से जब वो चरण छूने आए उनके साथ भी उनको भी दुत्कार रहे। तो इंडिकेशन ये है कि ये सिर्फ सत्ता के गलियारों में सत्ता को पकड़ के रखना है, उसमें जो नेगेटिविटी होती है उसी से आप पॉपुलर होते हैं, वो ये लोग करते रहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये स्थिति दिखती है कि भारत की महिलाओं को धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उनको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का जो अधिकार भारत का संविधान देता है, इसको केंद्र में नहीं रखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ताहिरा मैम आपका भी, अतुल सर आपका भी, सोहेल जी आपका भी बहुत बहुत, और भावना मैम आपका भी बहुत बहुत आभार। दर्शकों से अनुरोध की महिलाओं का विकास अगर किसी देश में इस तरीके से देखा जाए कि वो पर्दा बेपर्दा है या फिर उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसका विकास संभव होगा कि नहीं, तो क्या वाकई कोई देश विकसित तो हो पाएगा? बहुत से दुनिया में ऐसे देश हैं, खास करके यूरोपीय देश, जहां पर बुर्का और हिजाब को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो महिलाएं समाज में ही नहीं बल्कि सियासत में भी बढ़ चढ़ कर योगदान दे रही हैं। आप दर्शक अपनी राय हम तक लिखकर ज़रूर पहुंचाएं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी शेयर कर सकते हैं अपना फीडबैक। नमस्कार।